क्लास 11 नाउ क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, रिमेंबर दैट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 के आज जो एक्सप्लेनेशंस करूंगी, आपके अगर एग्जाम में ये वाला चैप्टर आ रहा है तो देखना इसमें से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। क्वेश्चन 9 जो मैं कराने वाली उसमें से, तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी स्लोली। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी ऐसी बात आए तो याद रखना, यहाँ पे होता है कि दैट इज नियोपेंटाइल ब्रोमाइड होता क्या है, पहले इस बात को करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज नियो ग्रुप बेटा, CH3 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 और एक तरफ CH2 का होना, इसे बोलते हैं नियोपेंटाइल। ब्रोमाइड इज ब्रोमीन का आना, इसे बोलते हैं हम नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। अब आप जानते हैं नियोपेंटाइल ब्रोमाइड में ये कार्बन Br से अटैच्ड है। जो कार्बन Br से अटैच्ड है उसका डेजिग्नेशन तय करो। दिस इज प्राइमरी। तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड इज अ प्राइमरी हैलाइड। माना ये प्राइमरी हैलाइड है, दो H इधर हैं, मतलब इसके ये वाले, और एक तरफ ये बल्की ग्रुप है। तो आपको पता है SN2 में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो बल्की ग्रुप आने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हमने कहा कि रिएक्शन SN2 की तरफ स्लोली है। SN1 में टर्शियल एल्काइलाइड सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है, और टर्शियल एल्काइलाइड यहाँ पे नहीं है, इस वजह से SN1 में भी ये स्लोली रिएक्टिव है। इसलिए इन्होंने कहा कि जो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है, चाहे SN1 कराओ चाहे SN2 कराओ, दोनों में ये स्लोली रिएक्ट करता है। तो मैं आपको रीजनिंग यहाँ दे रही हूँ, आई एम राइटिंग दैट डाउन, वही लिख कर आना है आपको। लिखिए इसमें, मतलब ये स्ट्रक्चर बनाने पर फिर लिखो, इट इज रिलक्टेंट to take part in the nucleophilic substitution reaction it does not take part in SN2 reaction because of steric hindrance and is unable to take part in SN1 reaction because primary carb cation is formed which is not very stable. या नॉट वेरी स्टेबल की जगह अनस्टेबल भी लिख सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये फर्स्ट पार्ट है। सबका एक्सप्लेनेशन हमें एक्सप्लेन वाई करके ही देना है, तो ये क्वेश्चन आता है। और हो सकता है कि टीचर्स ने आपको अपने नोट्स में भी दे दी हो। सेकंड पार्ट पे आऊं बेटा, ऑल डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए बेटा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। 3-chloro cyclohexene is more reactive than 4-chloro
cyclohexene in hydrolysis with aqueous NaOH. देख बच्चे, इसको भी हमें एक्सप्लेन वाई करके देना है. गुड आफ्टरनून. I've just completed a single question. ठीक है, ये वाला किया है बेटा. इसको या तो खींच लो या जैसे भी करना चाहे. दिस इज, हाँ रिकॉर्डिंग में देख लेना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इनमें से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अपने इसी टर्म के अंदर. मैं क्वेश्चन 2 पर हूँ. 3-cyclohexene is more reactive than 4-cyclohexene in hydrolysis with aqueous KOH. पहले दोनों के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बच्चे. ये है साइक्लोहेक्सीन 1 2 3 1 2 3. ये है 3-cyclohexene. और ये है हमारे पास 4-chlorocyclohexene. तो 1 2 3 4. तो यहाँ आ गया 4-chlorocyclohexene. देख बच्चे, ट्रीक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन में अगर आपने NaOH की रिएक्शन कराई, एक्वस NaOH की, तो दिमाग कहता है मैम NaCl को बाहर निकलना चाहिए. सही कहते हो आप, NaCl बाहर आना चाहिए और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर OH. ठीक है, सही बात है. अब ये कह रहे हैं ऐसी अगर हमने 4-chlorocyclohexene का किया, तो यहाँ लिखा है इन्होंने कि लेस रिएक्टिव है ये. यहाँ पे लिख दिया मोर रिएक्टिव. कौन ज्यादा रिएक्टिव है? यानी ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है और ये 4-क्लोरो वाला कम रिएक्टिव है. अब सोच के बता बेटा, अगर यहाँ से Cl बाहर निकलता है इधर से, तो Cl अपने साथ कौन सा चार्ज ले जाएगा? नेगेटिव. अब बताइए बचा हुआ वाला पार्ट मेरे पास ये बचेगा या नहीं? यू विल बी सेइंग कि मैम फिर तो ये बचेगा. Cl हट गया मैम, इधर नेगेटिव चला गया, ये पॉजिटिव का आपके टाइम. ठीक, अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये बॉन्ड टूटेगा, मैं नेक्स्ट पेज पे अब समझाती हूँ आपको. एक में देखो, मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर इसमें से ये Cl बाहर निकलता है तो ये कंपाउंड हमें फिर ऐसा दिखेगा. फिर ये रेजोनेशन करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ प्लस है तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव आएगा. ये प्लस और नेगेटिव फिर अट्रैक्ट करके क्या बना जाएंगे? आपस में डबल बॉन्ड. तो यानी पॉजिटिव चार्ज एक ही कार्बन के ऊपर टिका नहीं रहा, वो सर्कुलेशन में आ गया. अगर चार्ज बेटा एक के ऊपर टिका रहता है, उसे बांटने वाला कोई नहीं होता, तो ऐसा कार्ब केटायन अनस्टेबल होता है. ये अगर, लेकिन ये वाला जो कार्ब केटायन यहाँ पे बना, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव आया, ये बट रहा है कभी इधर और कभी इधर. तो इसका मतलब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है. और वो जो आपका 4-क्लोरो वाला है, जो इस तरीके से बन रहा है, जब यहाँ से जाएगा तो ये ऐसे बनेगा. बताओ, अब बताओ ये वाला कार्बन अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये वाला बॉन्ड अब ऐसे टूटेगा, तो सोच के देखिए नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, इतना दूर बॉन्ड कैसे बनेगा? है ना, बॉन्ड तो पास और प्लस माइनस जब होते हैं तभी तो बनता है, इतने दूर थोड़ी बन पाएंगे. इसलिए इन्होंने कहा कि ये लेस रिएक्टिव है. समझ में आ गई बात? क्योंकि ये अनस्टेबल हो रहा है और ये स्टेबलाइज हो रहा है. इसका मतलब ये है. समझ में आ गई बात? तो द लैंग्वेज गोज, आई एम राइटिंग इट, जरा उसे करिए अब यहाँ पे. इट इज बिकॉज, मतलब पहले तो स्टेटमेंट क्वेश्चन वाली लेना. दैट इज 3-chlorocyclohexene is more reactive than 4-chlorocyclohexene in hydrolysis with aqueous NaOH because
तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, इट इज बिकॉज द कार्ब कैटायन which is left after the release of chloride ion is stabilized due to conjugation in 3-chlorocyclohexene while no resonance conjugation is feasible in 4-chlorocyclohexene. बस इतना लिखना है, दैट्स इट। ये मैंने एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट दिया जो नोट्स में प्रेजेंट है, और आपको ये वाला स्ट्रक्चर बना के आना है, ये जो मैंने रेड में लिखा, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स इसके, क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो जो कार्ब कैटायन 3-क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन का है वो स्टेबलाइज हो रहा है। नीटली बनाना ऐसे। ऑल डन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बेटा वन मोर थिंग, कल मैं आप लोगों के पहले मैं एक मिनट ये चैप्टर ये क्वेश्चन खत्म कर दूं, फिर मैं आपको चलो कराती हूँ। इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं अब हम लोग। They say tertiary butyl bromide reacts with aqueous NaOH या फिर KOH आ जाए by SN1 mechanism, whereas N-butyl bromide reacts by SN2 mechanism. Why? So let's work on it बेटा। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आप सब जानते हैं क्या होता है। ये टर्शियरी ग्रुप बनाओ और उसकी तरफ आ जाओ यहाँ पे ब्रोमाइड, जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कह रहे हैं ये करता है SN1 रिएक्शन देता है मैकेनिज्म। जब भी एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्ट करता है। और एक तरफ है हमारे पास N ब्यूटाइल CH3 CH2 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 Br, ये है हमारे पास N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कह रहे हैं कि ये जो होता है ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो जरा प्लीज यहाँ पे इसे देखिएगा, ऐसा क्यों होता है। वैसे आपको मैं बता दूं, बिकॉज
जो SN1 रिएक्शन है वो कार्ब केटायन स्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और SN2 मैकेनिज्म स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्कि ग्रुप जितने कम होंगे, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ये इस बात के ऊपर बेस्ड है। तो इसलिए SN1 में जब यहाँ पे Br हट जाता है तो कार्ब केटायन टर्शरी वाला बचता है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन के बेसिस पर, क्योंकि SN1 है, इसलिए टर्शरी वाला जो ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये SN1 देता है। और ये जो होता है यहाँ पे, अगर टर्शरी वाला मान लो SN2 के बारे में बात करेंगे, इससे नहीं दे सकता, क्योंकि इतना बल्कि ग्रुप है जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा हो जाएगा और अल्टीमेटली SN2 नहीं हो पाएगा। गॉट इट। यहाँ क्या है, ये प्राइमरी अल्काइलाइड है, अगर Br हटता है तो प्राइमरी कार्ब केटायन बनता है। प्राइमरी केटायन की जो स्टेबिलिटी है सबसे कम होती है, इसलिए SN1 में एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड फेवरेबल नहीं रहेगा। दूसरी बात, ये SN2 के लिए क्यों फेवरेबल है, क्योंकि जो कार्बन है जिसके पास Br है, उसके चारों तरफ बल्कि ग्रुप नहीं है। बल्कि ग्रुप ना होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे SN2 फेवरेबल। समझ में आई बात? तो यही बात बेटा लिख कर आनी है बस, और कुछ नहीं। तो जरा एक बार लिख लीजिए इसके अंदर। पहले तो यही लाइन ही, रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH, और ये रिएक्ट्स विद SN2 मैकेनिज्म बिकॉज SN1 reaction या mechanism is based on the stability of carb cations, which is formed in the slow step as tertiary carb cation formed by tertiary butyl bromide is stable than primary carb cation formed by N-butyl bromide. तो tertiary butyl bromide reacts with aqueous NaOH by SN1 mechanism. On the other side, N-butyl bromide offers minimum steric hindrance to the attacking nucleophile, which is favorable for SN2 mechanism to occur. Hence, we N-butyl bromide gives SN2 mechanism with aqueous NaOH. और चाहे तो आप इसमें लिख सकते हो, मतलब एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हो कि जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है
has a bulky group which is not favorable for the backside attack of nucleophile. Therefore, SN1 mechanism, as it causes steric hindrance. Now the next question there. I hope it's all copied. थर्ड हो गया बेटा, फोर्थ पार्ट पे आते हैं. विनाइल क्लोराइड अनरिएक्टिव टुवर्ड्स कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, SN रिएक्शन, मैं कोई भी कह रही हूँ, ठीक है. सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मैंने शॉर्ट में लिख दिया. अच्छा बेटा, कल भी हमने क्वेश्चन किया था, आई थिंक सो इट वाज इन द टाइप ऑफ, मुझे यही क्वेश्चन का आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में करेक्शन करवानी है. मैंने आपकी बुक से भी रेफर किया है, जो अब मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले भी वही सिखाए थे, बट येस्टरडे आई मेड अ चेंज इन दैट. वो चेंज मत करना, क्योंकि आपके यहाँ हर जगह एक ही कॉन्स्टेंटली बनाए गए हैं, वो ही रख. आई शो यू दैट क्वेश्चन ऑल्सो, गिव मी अ मिनट. या इट वाज, पहले मैं जरा एक मिनट आपको ये बताऊं, ये क्वेश्चन आ जाए या क्वेश्चन ऐसे आ जाए, CH2 डबल बॉन्ड CHBr और CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, इसमें ये है हमारे पास विनाइल ब्रोमाइड. जैसे इसमें ये पूछा था कौन SN2 फास्टर देता है, ये था क्वेश्चन, ये वाला, कल ये वाला क्वेश्चन था. तो वो आंसर तो सही है हमारा कि यही वाला फास्टर देगा, क्योंकि एलाइल है, विनाइल तो करता ही नहीं है. सिर्फ मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में करेक्शन कह रही हूँ. देख हुआ क्या है बेटा, एक में सब लोग बना लेना. CH2 CHBr जैसे ये है, या मान लो यहाँ पे Cl है, विनाइल क्लोराइड हो या विनाइल ब्रोमाइड हो, तो यहाँ पे बनते हैं हमारे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे ये लोन पेयर देने का काम कर रहा है, इंस्टेड ऑफ ब्रोमीन अट्रैक्शन का काम कर रहा है. तो एरो इस तरफ बनाइएगा, बस ये बात. मैंने एरो आपको रिवर्स साइड बनवाए हैं, आप इस तरफ. तो उसमें बेटा कल वाले क्वेश्चन में प्लीज ये करेक्शन कर लीजिए. हमारे नोट्स में मैंने ऐसे ही बनवाए, नोट्स में तो यही है, लेकिन आप वहां के लिए अपने उसके लिए करेक्शन कर लीजिए. अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा. बताओ यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, अगर ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है, क्योंकि एरो का हेड इधर आया है, तो ये नेगेटिव, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव. और यहाँ बैठे हमारे पास ये एक माइनस और एक ये प्लस, तो ये प्लस और ये वाला माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, बॉन्ड, ऐसे. तो यहाँ कौन सा चार्ज रह जाएगा, इधर रह गया आपके पास प्लस का निशान.
इससे ये पता चलता है यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आ गया है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, विच इज नॉट लेटिंग द Br टू मूव आउट ऑफ कार्बन बॉन्ड, एंड सो इट विल स्ट्रांगली बॉन्डेड टू कार्बन, एंड हेंस Br निकलने को ही तैयार नहीं है। जब तक Br नहीं निकलेगा तब तक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? तो प्लीज ये स्ट्रक्चर बनाना, अगर Cl हो तो यहाँ पे बस Cl प्लस आ जाएगा, ये डिफरेंस। गॉट इट डियर? तो प्लीज कल के क्वेश्चन में ये करेक्शन कर लीजिएगा बेटा, और रीजन सबका कॉमन यही है। द CCl या CBr जो भी लिखा है, फिलहाल मैं विनाइल क्लोराइड के हिसाब से आंसर दे रही हूँ। द CCl बॉन्ड इन विनाइल क्लोराइड acquires partial double bond character and cannot be cleaved by the nucleophilic attack. ये बनाने कंपलसरी हैं, ये स्ट्रक्चर बनाने कंपलसरी हैं। ये तुम्हें देखना है कि क्लोराइड का है या ब्रोमाइड का है, बस। ठीक है? तो विनाइल हेलाइड, चाहे क्लोराइड हो चाहे ब्रोमाइड हो, इज अनरिएक्टिव टूवर्ड्स SN substitution nucleophilic reactions. Done? Moving on to the next part of this question, fifth part. Grignard reagent should be prepared under anhydrous conditions. Why? कराऊं बेटा, हो गया ये? Grignard reagents should be prepared under anhydrous conditions. Why? अब बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? RMgX। RMgX का मैंने आपको वाटर के साथ रिएक्शन बता रखा है। देखो क्या इन्होंने कहा कि हमें हाइड्रस कंडीशन नहीं रखनी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी बन रहा हो पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? अगर पानी हुआ तो क्या होगा? क्योंकि पानी होने से ये प्रॉब्लम है बेटा, मान ले हमने RX में Mg डाला, आपके पास बन गया ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गलती से भी पानी सामने आ गया तो MgX फौरन OH लेके अलग हो जाएगा, बहुत जल्दी ये रिएक्शन होगी, और साथ में आपको मिल जाएगा RH मतलब एल्केन। अब आप चाहते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनकर टिका रहे, वो किसी और चीज में कन्वर्ट ना हो, तो वाटर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्केन बना देता है, और आप एल्केन तक नहीं पहुंचना चाह रहे, आप चाह रहे हो ग्रिग्नार्ड तक रुके। इसलिए आप अवॉइड करोगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बन रहे हो तब पानी बिल्कुल भी ना प्रेजेंट हो, नहीं तो एल्केन मिलेगा, ग्रिग्नार्ड नहीं। समझ में आ गई बात? तो कॉपी डाउन दिस इक्वेशन बेटा ऑल्सो, और फिर आई एम राइटिंग इट बिकॉज Grignard reagent are readily decomposed by water to form alkanes. तो इससे अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, प्रिपेयर गिग्नार्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है, टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ
under anhydrous condition. Question number 10 we are already done. SN1, SN2, 2 bromo, 2 methyl bromine, ये हमने सब किए हैं बेटा. Question number 11 is again straightway all reactions covered. Question 12 is again ambident nucleophile के ऊपर based है. Explain the following कि कैसे हुआ. KCN के साथ अटैक करने पर CN के साथ जुड़ता है. That's it. Question number 13. Treatment of alkyl chloride with aqueous KOH leads to the formation of alcohols, but in the presence of alcoholic KOH, alkenes are major products. वही वाली बात है बेटा. Elimination proceeds. Elimination dominates substitution. I'll talk about this question. Are you done till here? ये हो गए. अब जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं. लिखिए क्वेश्चन 13 पे बात कर रही हूँ कि एल्काइल क्लोराइड्स को RCl को अगर आपने एक्वस KOH के साथ करते हो बेटा तो आपको मिलते हैं अल्कोहल. और अगर आप इन्हीं एल्काइल क्लोराइड्स को अगर आपने यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ किया तो आपको मिलता है एल्कीन. ये इसका एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं वाई. ये क्वेश्चन है. समझ में आई बात कि एक्वस से अल्कोहलिक होने पे फर्क क्या बैठ गया, ऐसा क्यों हुआ. कभी भी याद रखना बेटा कि जब भी किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KOH के साथ होती है तो एक्वस अल्कोहल होने की वजह से इसके बीच में कंपटीशन चलता है कि सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा. पहले वाले केस में सब्स्टिट्यूशन हुआ है और दूसरे वाले केस में एलिमिनेशन हुआ है. अब देखो इसमें देखो फर्क क्या है. सॉल्वेंट का ही तो फर्क है. एक तरफ अल्कोहल है एक तरफ एक्वस है. तो यहाँ पोलैरिटी चेक करनी पड़ती है बस सॉल्वेंट की. अगर आपका जो पोलैरिटी है जैसे अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल की पोलैरिटी बेटा कम मानी जाती है एक्वस यानी पानी से. पानी वाटर इज मोर पोलर देन अल्कोहल. तो जहां पोलर नेचर ज्यादा होती है ना सॉल्वेंट की वहां सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होता है. ठीक है. और जहां पे सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम होती है वहां एलिमिनेशन होता है. बस इतना सा ये वाली बात है. ठीक है. तो यहाँ पे लिख लो दिस इज बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ solvent of low polarity जैसे कि हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं एलिमिनेशन is favored, whereas in presence of solvent such as water of high polarity, substitution is favored. यही बस लाइन इसमें लिखकर आनी है डियर, और कुछ नहीं. कि जहां पे अल्कोहल बन रहा है वहां सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जहां पे एल्कीन बन रहा है वह एलिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि एलिमिनेशन लो पोलैरिटी अल्कोहलिक सॉल्वेंट के अंदर होता है और सब्स्टिट्यूशन हाई पोलैरिटी एक्वस सॉल्वेंट के अंदर. इज दैट क्लियर? ये वो पॉइंट्स हैं बेटा जो मैंने नोट्स में डिस्कस नहीं करे, मैं उनकी बात कर रही हूँ यहाँ पे. ठीक है. बाकी सारे पॉइंट जो भी क्वेश्चंस हैं वो नोट्स में डिस्कस हो चुके हैं तो उनको मैं री नहीं करा रही. कल भी मैं बोल रही थी पहले उनको देखो जो एक बार भी नहीं करा. ठीक है डियर. आर यू डन विद दिस पार्ट? समझ में आ गया सबको? अब हम एलिमिनेशन प्रॉपर्टीज पे आते हैं डियर. वी डिड दिस ऑल एलिमिनेशन प्रॉपर्टीज, ये हमने कर लिया है. मैं सीधे इसके अब एक क्वेश्चन पे आती हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है A to B, B to C कन्वर्जन वाला. अब जरा उस पे करते हैं. मैं पिक्चर डायग्राम के तौर पे बनाऊंगी फिर आप करना. मैं आए? ऑल डन? तो अब हम एलिमिनेशन
रिएक्शन पर हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो पहले मैं एक पिक्चर डायग्राम बना रही हूँ जो क्वेश्चन कह रहा है, और तुम भी ऐसे ही पढ़ा करोगे इससे। अब देखो पढ़ो, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, पहले इसको एक पिक्चर डायग्राम में उतार लो जो क्वेश्चन कह रहा है, ए नाम का। उन्होंने क्वेश्चन में बोला प्राइमरी एल्काइलाइड ए, जिसका फॉर्मूला है C4H9Br, क्वेश्चन में दे रखा है। ये रिएक्ट करता है विद एल्कोहलिक KOH, ये एल्कोहलिक KOH के साथ करता है। नौ बच्चे जरा मुझे बता, कोई भी एल्काइलाइड एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनता है? एल्कीन। क्या बनता है? एल्कीन। तो तुम्हारा दिमाग ऐसे चलना शुरू हो जाना चाहिए कि मैम यानी अब जो बनाओगे वो एल्कीन होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है विद एल्कोहलिक OH टू गिव अ कंपाउंड बी। उस बी को ना इन्होंने कुछ नहीं बोला, यानी ये तुम्हें जज करना है वो 100% कोई एल्कीन बना, क्योंकि एल्काइलाइड एल्कोहलिक OH के साथ एल्कीन देता है। कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विद HBr, ये कह रहे हैं ये HBr के साथ हुआ। अब देखो शायद दिमाग काम कर रहा हो, एल्कीन HBr मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है जब तक पेरोक्साइड ना हो, तो यहाँ पे C बनता है, तो यानी वापस एक एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, एल्काइल ब्रोमाइड। कैन आई टॉक दिस वे बेटा? समझ में आ रही है मेरी लैंग्वेज? जब किसी एल्काइलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक OH के साथ करा, एल्कीन बना, एल्कीन का मार्कोनिक ऑफ एडिशन HBr की प्रेजेंस में करोगे, वापस से कोई एल्काइल हैलाइड ही मिलेगा, एल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये जो C है ये A का आइसोमर है, तो यानी A एंड C आर आइसोमर्स। कभी भी क्वेश्चन जैसे बोल रहा है, अगर आपके सामने वो क्वेश्चन है, तो जैसे मैं बना रही हूं ऐसे बनाना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि अब ये जो A है आपका, फर्दर क्वेश्चन आगे चल रहा है, A जो है रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। बेटा अगर ये आए सोडियम मेटल, एक ही रिएक्शन है जहां सोडियम मेटल इतना ज्यादा इन्वॉल्व होता है, बताओ कौन सा? वुड्स रिएक्शन, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो ये अपने लिए लिख लो, यानी वुड्स हो रहा है, चाहे क्वेश्चन में नहीं दिया वुड्स, आप समझ जाना, अपने लिए क्लू बना लो, मैम यहाँ पे वुड्स चलेगा। तो वुड्स रिएक्शन हो रहा है एंड इट गिव्स द कंपाउंड डी, यहाँ पे डी बन रहा है, जिसका फॉर्मूला उन्होंने हमें दे दिया C8H18। that was different than the compound when N-butyl bromide was reacted with sodium। यानी ये कह रहे हैं C8H18, मान लो जो भी ये बन रहा है वो, अगर ये N-butyl bromide होता, मतलब शुरुआत में अगर हमारे पास N-butyl bromide होता और मैं उसका यहाँ पे सोडियम मेटल के साथ करती, तो यहाँ पे जो भी ये प्रोडक्ट बन रहा है वो भी C8H18 बनता, लेकिन ये जो बनेगा वो इस D वाले से डिफरेंट है, यानी D इसके बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे पहले एक मिनट देख लें क्वेश्चन खत्म हुए नहीं, इतना हो गया। अब कहने स्ट्रक्चर फॉर्मूला A बनाओ और सारी इक्वेशन लिखो, अब बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बेटा मेरी बात सुन, अगर एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता तो तुम कैसे लिखते? आप लिखते मैम CH3 CH2 CH2 CH2Br, करते हैं नहीं? आप कहते हैं मैम ये सोडियम मेटल है, वो तो अब तुम्हारे लिए अंडरस्टूड है, 2 Na होंगे और ये 2 है तो 2 Br अलग हो जाएंगे, तो -2 NaBr। अब बताओ बनता क्या, जरा वो बोलो, बनेगा क्या? तो बोलो जरा यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 CH2, फिर से CH2 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 CH3, यानी स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 5 6 7 8, C8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, H18 यहाँ पे भी बना, मगर ये बना N ऑक्टेन, नो ब्रांचिंग वाला, कोई ब्रांच नहीं आई, N ऑक्टेन बन। अब ये कह रहे हैं ये भी C8H18 है, मगर ये ऐसे बिल्कुल सिंगल चेन वाला कंपाउंड नहीं है, इसका मतलब ये ब्रांचिंग वाला कंपाउंड बनेगा 100% पे। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन समझ में आया अब आपको क्या कह रहा है? तो लेट्स मूव विद इट बेटा, यानी हमारा ये जो एल्काइल हैलाइड है ये कोई ब्रांच्ड एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, तभी तो ब्रांचिंग वाला ये मिलेगा। समझ में आ गई बात? यानी ये था हमारे पास एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड C4H9Br, ये भी है, ये भी C4H9Br है, मगर ये ब्रांचिंग के बिना है और ये ब्रांचिंग के साथ वाला बनेगा आगे, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि ये वाला नहीं बनना चाहिए C8H18। तो इससे क्लू मिल गया कि प्राइमरी एल्काइलाइड ये भी है C4H9Br, ये भी C4H9Br है, ये इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होगी, इसके अंदर ब्रांचिंग होगी। तो अब जरा ब्रांचिंग वाला A बनाते हैं, तो A कैसे बनेगा बेटा?
देख 1 2 3 4, यहाँ पे 4 विदाउट ब्रांचिंग बनाओगे तो ऐसे बनेगा, तो तुम 3 की चेन बनाओ, चौथा इधर हुआ, और यहाँ आ गया बी। अभी बताओ क्या ये प्राइमरी है? अभी चेक करो, रुको, क्या ये प्राइमरी है? बेटा बी आर किससे अटैच्ड है? टर्शियरी कार्बन से। ये अभी प्राइमरी नहीं बना, तुम नहीं मैम हम ये नहीं बनाएंगे। चलो फिर और कोई देखो, अगर मैं ऐसे बनाऊं फिर यहाँ पे तो कर दूं H, यहाँ कर दूं CH2, यहाँ कर दूं Br, अब बोलो दिस इज प्राइम। तो ये हुआ हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर जो यहाँ पे पाया जाएगा C4H9Br का, ये बना हमारा, ये है में। और इसका नाम क्या होगा बेटा? 1 2 3। तो मैं इसे क्या बोलूंगी? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में तो आया लॉजिकली बिट से? ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट वो तुम्हारे दिमाग की एक्सरसाइज करवाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अब बता बेटा, ये पक्का हो गया, ये है। अब बी बना, बी बनाने की कोशिश करो, चलो अपने आप करो पहले। एल्कोहलिक OH, के ले जाएगा Br, OH ले जाएगा, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन से H ले जाएगा OH, अपने आप देखो कैसे बनेगा। देखो ऐसे, एल्कोहलिक OH से के ले गया Br, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन से H जाएगा, HBr गायब, माइनस हो गया वाटर, OH ले गया H, के ले गया Br। अब बताओ क्या बना? CH3C, CH3, इधर आ गया CH2, आधा बॉन्ड इधर आधा बॉन्ड इधर, दोनों दोनों बॉन्ड जुड़ गए, और क्या बना है यहाँ पे? डबल बॉन्ड। गॉट इट? क्या बना ये? 2 मिथाइल प्रोपीन। अब ये कह रहे हैं इसमें HBr डाल दो, करो बेटा, आधा इधर आधा इधर। जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कम होते हैं Br वहां जाएगा, Br इधर, H इधर। तो ये हमारे पास आया CH3C, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ आ गया Br। अब A ये था, B ये है, C ये बन गया। अब बताओ क्या A और C आपस में आइसोमर्स हैं? बिल्कुल है। ठीक है, ये आ गया 1 ब्रोमो, ये आ गया 2 ब्रोमो, बोलो। तो यस दे आर आइसोमर्स। समझ में आ गई बात? और इससे जो वर्स वुड्स रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन का भी तो कंपाउंड बनाना है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ Na और 2 ये, तो जरा बनाओ। देखो CH3, CH, CH3, CH2, Br हटा दो बस यहाँ से, और इसको रिपीट मार दो, CH2, CH, CH3, CH। 2Na Br हो गया ना, ये 2 हो गए, तो 2Na 2 Br लेके गायब हो गया, तो जहां से Br गायब किया वहीं से कनेक्टिविटी बना दो। तो 1 2 3 4 5 6, 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। C8H18। डन। करे बेटा, आगे कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी बच्चे को? क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑलरेडी डन।
कि वो ये ब्यूटाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH से बताओ क्या बनता है, एल्कीन बनता है, दैट्स इट। और मेजर प्रोडक्ट ये वाला आपको आता है, फिर से वो KOH के साथ है ये। और एरो के ऊपर देखो इथेनॉल लिखा है। एक में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। CH3C CH3 CH3 Br, और मैं यहाँ पे लिख दूं KOH। एल्कोहलिक ना लिख के मैंने इथेनॉल लिख दिया, तो बात तो एक ही है बच्चे। और हीट का सिंबल या हीट लिख दो। बताओ क्या बनेगा यहाँ पे। यहाँ से Br जाएगा, किसी एक से H जाएगा, तो CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो एल्कीन बन गया। अल्फा कार्बन से Br, बीटा कार्बन से H, तो माइनस KBr माइनस वाटर, एंड दिस इज द रिजल्टिंग प्रोडक्ट, 2 मिथाइल प्रोपीन। करें आगे बेटा। अब रिएक्शन विद मेटल्स पर है। रिएक्शन विद मेटल्स के क्वेश्चन नंबर 1 पर ये मैंने करा दिया है। व्हाई Grignard reagent should be prepared under anhydrous conditions, we did it। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन 2 पर। अब क्वेश्चन 2 आपको मेरे साथ करना है। आइडेंटिफाई A, B, C, D, E, R and R1 in the following। बेटा जब आप मेरे साथ असाइनमेंट कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, तो अपने सामने नोट्स जरूर ओपन रखना। कौन से नोट्स? जो आपको NCERT असाइनमेंट सॉल्व नोट्स हैं उनको। तो तभी आप समझ पाओगे हम किस क्वेश्चन पे हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है Br प्लस Mg ड्राई ईथर पे A दे रहा है, और वाटर पे क्या देगा। चलो बताओ। हमेशा याद रखना जब ये आ जाता है कार्बन और Br के बीच में Mg घुस जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा Grignard reagent ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो A बना Grignard reagent MgBr। अब वाटर के साथ रिएक्ट करो HOH के साथ, MgBr OH लेके अलग हो गया, और ये बचा हमारे पास ऑन अ होल ऐसे। देख ओ MgBr OH लेके अलग हो गया, H बचा जो इधर आ गया। H बनाओ ना बनाओ एक ही बात है। तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। दिस इज B एंड दिस इज A। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नहीं सॉरी, ये तो साइक्लोहेक्साइल है। साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हम्म, डन बेटा, समझ में आया। कभी भी याद रखो मैग्नीशियम मेटल सामने है तो एक ही रिएक्शन है, गिगनार्ड बनेगा। सोडियम सामने है तो एक ही रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। ऐसे दिमाग चलने लग जाते हैं, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट दिया। चलो अपने आप बताओ, RBr के आगे Mg है, Mg है तो क्या बनता है बताओ। बिल्कुल, ये कह रहे हैं C, बताओ ये C बन रहा है, यहाँ बनाइए आप लोग। और फिर कह रहे हैं D2O। D2O इज लाइक H2O, बट ड्यूटेरियम है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते थे ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो ये कह रहे हैं ड्यूटेरियम है, D है। तो बताओ क्या होगा। समझ में आ गई बात। कुछ नहीं होगा, जैसे पानी कर रहा था ना अभी लास्ट में, डी की H की जगह आप D लगा दो, बस कुछ नहीं होने का। चलो करो जरा, अपने आप करो बेटा। इन्होंने ये दिया है हमें ऐसे, ये D है।
लेट्स टॉक अबाउट इट। अब जरा देखते हैं इसके अंदर ये सी क्या है। तो RBr प्लस Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में RMgBr दे रहा है। अब ये आ गया HOH। मैं ऐसी कर रही हूँ, जरा सुनो। HOH या मान लो DOD, बात तो एक ही है। Br क्या ले जाता था? OH। अब समझो Br क्या ले जा रहा है? OD। तो माइनस MgBr OD बाहर हो गया। समझ गए? अब क्या बचेगा? R और D। R और D बचा। तो R ग्रुप इसके, अब इसको इससे कंपेयर करो तो तुम्हारे पास R क्या हो गया? उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था बेटा? एक मिनट। R को भी आइडेंटिफाई करो। ER। तो यहाँ R को आइडेंटिफाई करना है। बताओ क्या है R? R है CH3 CH CH3। दैट्स इट। क्या कहते हैं हम इसे? आइसोप्रोपाइल। व्हाट इज इट? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है। डन। डन बच्चे, कोई प्रॉब्लम? समझ गए ना? जब भी DOD आए उसे पानी की तरह ट्रीट करो, लेकिन लास्ट में पानी मत लिख देना, वहां पे लिखकर DOD आओगे। ठीक है। थर्ड CH3 CH3 CH3। चल बच्चे ये करते हैं। ये इन्होंने देखो रिएक्शन कैसे दिए, एरो इस तरफ है तो ये एरो इस तरफ है। हमें सब आइडेंटिफाई करना। ये बता, R1 क्या है हमारे पास? इसका डबल हो जाएगा, 2 Na हो जाएगा, तब जाके ये बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? बीच में से ये कर दो, तुम्हें दिख जाएगा क्या है ये। इजंट इट? तो R है हमारे पास CH3 C CH3 CH3, और क्या हो गया बेटा यहाँ पे? डैश। ठीक है ना? ये R है। अब बताओ, इस RX की रिएक्शन Mg के साथ हुई तो D क्या बनेगा? आप कहोगे मैम RMgX बनेगा, यही तो बोलोगे मैम। D इज R1 MgX। तो R1 बनाओ पहले। ये रहा R1 Mg और X, और इसकी रिएक्शन वाटर के साथ हुई MgX OH बाहर, तो ये आया CH3C CH3 और यहाँ पे आ गया हमारे पास H। दिस इज द, ये बन गया E। क्योंकि MgX क्या ले जाता है? OH, और H बचा वो MgX की जगह आ गया। बताइए समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये क्या बना दिया? 2 मिथाइल प्रोपेन। इजंट इट? बाकी सारा ये हो चुका है। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका हो गया। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स बी डन बिकॉज दे आर जस्ट स्ट्रेट वे क्वेश्चन, वी हैव ऑल कवर्ड इट अप इन दी notes here.
अब कल से करते हैं हेलो वेरिएंस का, तो कल हमारा ये पार्ट, ये वाला डिस्कशन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल ये पूरा असाइनमेंट हो जाएगा, क्योंकि कल बेटा मेहनत किस पे है, कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन में। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सारी रिएक्शन रिवाइज करके आना, तुम देखना तुम्हें कन्वर्जन इजी लगेंगे। और यहाँ अब तुम्हें पता चलेगा 11th की भी कन्वर्जन इन्वॉल्व है, जो मैं आपको पहले कहा करती थी कि 11th की ऑर्गेनिक्स पक्की करो, 11th की ऑर्गेनिक्स इसमें आती है कन्वर्जन में। तो चलो करेंगे, इतने कन्वर्जन आर मोर देन इनफ यार, करके तो देखना। उसके बाद जब अगर बोर्ड एग्जाम तक ये पक्के हो जाएंगे, जितने अभी 4 चैप्टर्स में आएंगे अभी ऐसे ही, तो बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाता है, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो चलो फिलहाल आज यहीं तक रखते हैं, रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो बेटा, गुड बाय फॉर नाउ, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द सैटरडेज टेस्ट और फॉर द संडेज टेस्ट, फिनॉल एंड ईथर, ओके डियर।